नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से बात आज भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करेंगे और बात तो खुल्लम खुल्ला ही होनी चाहिए। आज बात करेंगे हम कश्मीर की। कश्मीर का चुनाव, कश्मीर में आतंकवाद, कश्मीर में अलगाववादी शक्तियां, पीओके, ये सारे इन सबको आज हम इन 30-35 मिनटों में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जब मैं कश्मीर कह रहा हूं तो इसमें अंदर ही शामिल है कि हम अपने ये कश्मीरी बात कर रहे हैं और पीओके भी। हमारे लिए तो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों के हालात अलग हैं, तो हम उन दोनों की बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। मैंने प्रदीप जी को एक कार्यक्रम में भी कहा था, ये लाइलाज बीमारियों के डॉक्टर हैं, लोगों को बड़ा पसंद आया, लाइलाज बीमारियों के डॉक्टर। तो ये बातों से इलाज करते हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे दूसरे डॉक्टर भी आए हैं आज। ये पहले लातों से करते थे, आजकल बातों से करते हैं। मेजर गौरव आ रहे हैं हमारे साथ हैं एक बार भी। सर बहुत गलत तो नहीं कहा सर? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही। या आजकल भी कर देते हैं लातों से? नहीं। आजकल भी लातों से कर देते हैं बातों से। आजकल सिर्फ बातों से कर देते हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर है, इनको मैं कहता हूं सर मिथ बस्टर। किसी भी तरफ का प्रोपेगेंडा हो, इधर वालों को या उधर वालों का, यहाँ के सब ध्वस्त हो जाता है। तो यह जो फैक्ट है केवल उतना ही रखते हैं, ये सच के सिवा किसी और में यकीन ही नहीं रखते। इसीलिए उनको बुलाते हैं कभी कभी सिर्फ सच, जितना भी कड़वा हो तो वो ये बता देते हैं। तो अब जब मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो दो लाइन में बड़ा सोचता रहा आज कश्मीर के बारे में क्या कहूँ। मैं कह रहा था मेरे हिसाब से आज यार मिला नहीं कुछ कहने के लिए। सर मिल गया फिर अंत में। बताइए सर। दो लाइन मिल गई। ख्वाब का रिश्ता हकीकत से ना जोड़ा जाए, ख्वाब का रिश्ता हकीकत से ना जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से ना तोड़ा जाए। क्या बात। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे कश्मीर में बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों तक ऐसे ख्वाब में रख दिया गया कि उसे पत्थर से ही तोड़ना पड़ा। जब आपने 370 हटाया तो आप जो वो इमेजिनरी लाला लैंड में जो बहुत सारे लोग जी रहे थे उनको आप बिल्कुल ज़मीन पर लेकर के आए अचानक कि भाई ये है तुम्हारी हकीकत, आपकी ज़िंदगी ये है। 370 से तुम लोगों को लोरी की तरह बहुत सालों तक, दशकों तक सुना करके सुलाए रखा गया। रियलिटी इज यू आर एज इंडियन एज मी। आप कश्मीर इज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एज एनी अदर स्टेट। अब उसको आप लोग आत्मसात कर लें, मान लें। बहुत लोगों को लगता है कि इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है, लेकिन आज मैं शुरुआत ही यहां से कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि जन्नत की हकीकत समझ में अब लोगों को आ गई है? काफ़ी हद तक आ गई है। ओके। और काफ़ी हद तक सौरभ जी, जिन लोगों की दुकान चलती थी, जो अलहदगी पसंद लोग थे, पीपल हु वांटेड टू बी सेपरेट फ्रॉम इंडिया, और ख़ास तौर से अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, जिनकी दुकान ही इसी पे चलती थी कि आप लोग अलग हैं। आप में कुछ ऐसा है कि कुपवाड़ा में सूरज उगता है और श्रीनगर में डूबता है, ये सिखाया गया था। अच्छा। और हाँ, मैं आपको थ्योरीज बताता हूँ कश्मीर की साहब। थ्योरीज ये थी कि साहब आप जियोपॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट हैं दुनिया के। आपके चलते भारत पाकिस्तान में युद्ध हो चुका है, अगला जो न्यूक्लियर वॉर होगा वो आपकी वजह से होगा। आप इतने अहम हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे आपके लिए। आप अपनी वैल्यू समझिए। आप तो इन्होंने बार बार ये प्रोपेगेंडा कश्मीर के आवाम को सुनाया, और मैं कश्मीर के आवाम को इसमें गलत नहीं मानता। जब बच्चे को बचपन से आप एक ही बात सुनाएंगे, एक ही लॉलीपॉप उसको खिलाएंगे कि आपसे अहम कोई नहीं है। मैं जब कश्मीरियों को ये बोलता था कि आप उतने ही अहम है जितना एक यूपी वाला है, क्या आप उतने ही अहम है जितना एक तमिल भाई है, या हमारे कुछ आंध्र प्रदेश के भाई हैं या मणिपुर के भाई हैं, आप उतने ही अहम हैं, तो लोगों को बुरा लगता था कि नहीं, हम ज़्यादा अहम हैं। 370-35 ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में आक्रोश है, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे ये भी समझ रहे हैं, और ये मेजॉरिटी वाले हैं जो समझ रहे हैं कि साहब हमारी ज़िंदगी को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक और आखिरी बात आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। शुरू में इन लोगों ने यह बात फैलाई, जब 370-35 से हटा था, पाकिस्तान से यह प्रोपेगेंडा आया भारत में, क्योंकि वहां पे इंटरनेट बंद था, टेलीफोन लाइन बंद थी, तो दिल्ली, बंबई, हर जगह यह प्रोपेगेंडा आया। और जो भी बाद में गया उसने यही प्रोपेगेंडा वहां पे फैलाया कि साहब 370-35 से, आपको हंसी आएगी, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, यू आर गोइंग टू लाफ, कि 370-35 ए की फैसिलिटी पूरे भारत में है, सिर्फ कश्मीर से वो फैसिलिटी हटा ली गई है। क्या बात है, ये देखिए, वेरी क्रिएटिव। हाँ, ये सबके पास है। दिल्ली में भी 370-35 है, यूपी में भी है, सिर्फ कश्मीरियों से इतनी नफरत है कि उनसे 370-35 से वापस ले लिया। ये स्टोरी थी। 370 को एक अफीम की तरह जम्मू कश्मीर को खिलाया जाता रहा, और उससे कोई भी नशा हो, अफीम का हो, कोई भी नशा था 370। हाँ, नशा उतारने में आपको रिहेबिलिटेशन कैंप बनाने पड़ेंगे।
मतलब जो सिखाया गया है पहले उसको भुलाना पड़ेगा, फिर नया नई सिखाना चीज पड़ेगा, बतानी पड़ेगी। तब जो है बदलाव आपको दिखेगा। समस्या यह है कि घाटी अलग है, जम्मू अलग है। जम्मू में मतलब प्रॉब्लम थी नहीं कभी। आप जो है एक समरस जो है राज्य नहीं मान सकते। आप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है अलग अलग इलाकों में मिल सकता है, लेकिन इतना कि बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हो, उस तरह का जो है माहौल आपको देश के किसी राज्य में नहीं मिलेगा जो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि हम जब चाहें दिल्ली की हुकूमत को झुका सकते हैं। ये कैसे? हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। जो अभी मेजर साहब कह रहे थे कि हम स्पेशल हैं, हमारी वजह से देखिए जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। जियोपॉलिटिक्स का हम एक बड़ा अहम हिस्सा है। भारत सरकार के सामने हमको झुकने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार हमारे सामने झुक सकती है, और हम सब लोगों ने देखा, सबने पब्लिक ने देखा है कि अलगाववादियों को किस तरह से दिल्ली में बुलाकर दिल्ली की सरकार दामाद की तरह ट्रीट करती थी। उनको सरकारी सुविधा मिलती थी, 5 स्टार होटल में रुकने का पैसा भारत सरकार हमारे आपके टैक्स का पैसा खर्च करती थी, उनको हर महीने पैसा मिलता था। जम्मू कश्मीर में भी उनको सरकारी मकान मिलते थे, और उनको सबसे बड़ी बात, ये सब करके भी भ्रष्टाचार करने और देश के खिलाफ काम करने की छूट, आज़ादी थी। ये तो मैं सर कभी समझ ही नहीं पाया कि वो हम करते क्यों थे। अच्छा, अब और लगता है जब ये लोग आए बीजेपी वालों की, जब सरकार सेंटर में आ गई, अब सैयद अली शाह गिलानी, उसको पता नहीं क्या बना रखा था वहाँ का, सुपरमैन सुपर हीरो जो बना रखा था, हर आदमी उसके जाके बात कर रहा है, आप उससे बिहाइंड द डोर्स टॉक कर रहे हैं, मतलब सरकार नहीं है लेकिन और लोग शामिल हैं, कांग्रेस वाले जा रहे हैं, कोई और लोग जा रहे हैं। मुझे याद है मणिशंकर अय्यर वगैरह डेलीगेशन लेकर के अक्सर जाते रहते थे बात करने के लिए। आपने जो कहा अलगाववादियों से यहाँ दिल्ली में लोग बात करते थे बुला बुला के, तो हम पूछते थे क्यों, कहते थे यार बैलेंस करना पड़ता है, कश्मीर ऐसा नहीं है कि आप डंडे पे चला लोगे, ठीक है आप फौज उतार दो, आपकी है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सब कुछ है, बट लेकिन लोगों को कंटेन करने के लिए, सेंटिमेंट कंटेन करने के लिए इन लोगों की हमको ज़रूरत पड़ती है, अलगाववादियों की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब वो ज़रूरत अचानक कैसे ख़त्म हो गई कि गिलानी मर भी गया, कहाँ दफन है किसी को पता भी नहीं, वन फाइन डे ही इज डेड, सब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? नहीं, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है, ये जो आपने कहा ना कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। नॉन घोषित टेररिस्ट के बेटे को अगर हमारा रॉ का चीफ मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाता है, उसका सर क्या नाम, पीओके में जो बैठा है वो? हाँ, तो इससे आप समझिए कि किस तरह का रिश्ता था इंटेलिजेंस का, और यही फीड किया जाता था दिल्ली में। ना इनको हाथ लगाएंगे तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये जो बोलते थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि अगर 370 हटाया तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, तो वो ये मानते थे, वो रेटरिक नहीं था उनका, ये उनका विश्वास था, यकीन था ये होगा, कि ऐसा होगा। देश के और किस हिस्से में या दुनिया में कहां कि जो है पत्थर फेंकने का आंदोलन का कैलेंडर जारी हो, और भारत सरकार रमजान में कहे कि ना सीज फायर, उनको वो मौका मिलता था आगे की तैयारी का, और हम इस मुगालते में रहते थे कि हमने इतने दिन के लिए कम से कम शांति स्थापित कर दी। तो ये समस्या जो है 370 से इसके हटने की शुरुआत हुई है, ये खत्म नहीं होने वाली है, ये प्रोसेस बड़ा लंबा चलने वाला है। अच्छा, जिसको आप रिहैब कह रहे थे। जी बिल्कुल, और जब तक वो नहीं होगा तब आप जम्मू कश्मीर क्यों जाते हैं? यही हमने अभी इसी चुनाव में देखा, मुस्लिम मोहल्लों में जाइए, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, हाँ सब मिलता है, वोट नहीं देंगे। तो ये कौन सी मानसिकता है भाई? आपका घर छीन लिया हो, आपके घर के किसी को मार दिया हो, आपकी नौकरी छीन ली हो, आपको जीने न दे रहे हो, आपको खाने के लाले हो, आप खिलाफ हो जाएं, समझ में आती है बात? आपको हर तरह की सुविधा मिल रही है, आपकी आबादी से ज्यादा आपको जो है उसके अनुपात से ज्यादा मिल रहा है, फिर भी आपका माइंडसेट बना हुआ कि इसके बारे में तो बात ही मत कीजिए। ठीक,
तो ऐसा ही वहाँ है। वो वहाँ इससे बहुत ज्यादा है। ठीक। अभी देवेंद्र रहकर के आ रहे हैं कश्मीर में, आपको बताऊँ कई दिन कश्मीर में गए थे, अभी वहीं से लौटे हैं। क्या आपका फर्स्ट हैंड अनुभव क्या है? दो तीन चीज़ और बताऊं। जैसे पहली बात जो आप कह रहे थे कि पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है, बाकायदा मीटिंग में गृहमंत्री के द्वारा टॉप लेवल की मीटिंग में कहा गया था, जिसमें इंटेलिजेंस के बहुत सारे अधिकारी थे, जम्मू कश्मीर के थे, यहाँ गृह मंत्रालय के थे, कि शुरू में ही 370 हटाने के बाद कि जम्मू कश्मीर में हमें शांति खरीदनी नहीं है, बाई नहीं करना है, इस्टेब्लिश करना है। मतलब ये कि कोई भी निगोशिएशन नहीं हो सकता, जो पहले चलता रहता था, जिसके पहले लगातार चलते रहता। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुलाकातें होती थी, उन मुलाकातों के पीछे बहुत सारा कुछ होता था, पैसा वैसा दिया जाता था बहुत ज़्यादा, बहुत। और वो एकदम से एक तंत्र बना हुआ था। दूसरा उदाहरण आप देखिए कि जैसे गिलानी का आपने जिक्र किया, जब गिलानी का इंतकाल हुआ था तो रात में मस्जिद से अनाउंसमेंट शुरू हो गया। अच्छा। जिस तरह से बुरहान वानी को लेकर प्रोसेसन निकला था ना, उससे ज़्यादा बड़े प्रोसेसन की तैयारी थी। बहुत सारे मस्जिद से अनाउंसमेंट हुए, उसके वीडियो व्हाट्सएप पे आने शुरू हुए। दिल्ली में बड़े लोगों को, जम्मू कश्मीर में बड़े लोगों को इस बात की जानकारी मिली। तुरंत डीजीपी को ये बोला गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर थोड़ा विरोध करने की कोशिश की गई है, और ये हवाला देते हुए कि उनकी फैमिली के लोग बाहर हैं, वो बाहर लौट के आएंगे, उसके बाद किया जाएगा। और इस बीच में माहौल ख़राब करने की पूरी साजिश थी। पाकिस्तान से बहुत सारे कॉल आने शुरू हो गए थे। इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात को ब्रीफ किया। उसके बाद पुलिस को टॉप लेवल से सख्त निर्देश दिया गया था कि जो इंतकाल की पूरी प्रक्रिया होती है धार्मिक तौर पे, दफनाने की इंतकाल के बाद, वो सब कुछ करें, लेकिन ये आज ही होना चाहिए, किसी प्रोसेसन की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और वही हुआ, और आपने देखा कि गाड़ी में किसी को कुछ पता भी नहीं चला, बाहर तो पता भी नहीं लगा लोगों को। तो इस तरह का जो कमांड है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे शोपिया जैसी जगह, अनंतनाग शोपिया, इनको किस नाम में आप जानते थे? पहले नाम सुनते ही डर आता था। बिल्कुल। अब वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकल रही थी, और आप ये देख रहे हो कि भाई अब हमारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। जैसे मैंने भी, हमारे एक सहयोगी हुसैन साहब हैं, वो कश्मीर कवर कर रहे हैं अभी इस वक्त इलेक्शंस के लिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने भी देखा यंग लड़के वो बोल रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये हुई है, मुझे और मेरी माँ को ये पता है कि मैं गोली से नहीं मरने वाला। जो बिकती कोई नौजवान ये बोले, मुझे इस बात का भरोसा और मेरी माँ को कि मैं गोली से नहीं मरूंगा, मतलब शांति है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, जो आप किसी को दे पाए हो। लेकिन ये जो शांति दिखाई दे रही है, ये केवल अभी जो सामने दिखती थी, अभी सरफेस के नीचे चली गई है। माहौल खराब होते देर नहीं लगती। अगर आप ढीले पड़ गए, तुरंत फिर से पुराना दौर लौट आएगा, या वो हमेशा के लिए गया। जो हम कह रहे हैं ना, शांति शांति शांति, ऐसे नहीं है। एक बात सच है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त हुआ है कश्मीर में, बहुत जबरदस्त हुआ है, और ये इंटरनेट से हुआ है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आदिल अहमद डर सुसाइड बॉम्बर था, जिसने पुलवामा का अटैक करा था। वो पाकिस्तानी नहीं था, वो लोकल कश्मीरी था। वो तो कभी पाकिस्तान नहीं गया। उसको किसने इतना ब्रेन वॉश कर दिया, इंडोक्ट्रिनेट कर दिया कि वो आरडीएक्स लेके सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के अंदर घुस गया? वो कहां से हुआ? वो इंटरनेट से हुआ। ये बात भी सच्चाई है। आपके जमाते इस्लामी के कार्डर्स, खासतौर से अनंतनाग में, जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, जो मस्जिदों से, जो आपके मदरसों से रेडिकलाइजेशन होता है, और सबसे बड़ी चीज जो अलकायदा के और इस्लामिक स्टेट के इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइजेशन करते हैं कश्मीरी यूथ का है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को शायद भारत में ना पता हो, अगर भारत में कहीं पे ज्यादा कुछ राज्य हैं, 4-5 राज्य भारत में जहां पे ड्रग का इस्तेमाल होता है, तो उसमें से कश्मीर घाटी एक है, जहां पे ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत। ये कैसे 2-2, 3-3 घंटे पत्थरबाजी करते थे। मेरे साथ हुआ है। एक लड़का था, नाम उसने अशफाक बताया, ये झूठा नाम है उसका, मेरे साथ गाड़ी में बैठा था। कश्मीर की बात है, 2017 की बात कर रहा हूं, और मैं तब की बात कर रहा हूं जब वो मेजर लितुल गोगोई का केस हुआ था, जब उसने गाड़ी के ऊपर बांध दिया था। हाँ जी, उसी। तब मैंने बोला कि ये आप कैसे? वो अपना पीएचडी की तैयारी कर रहा था, उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे 400-500 पत्थरबाज थे जो उसके थे, वो पत्थरबाजी की सप्लाई करता था। वो ही यूज्ड टू गेट 5-10% कट, और वो लड़कों को इकट्ठा करके बोलता था कि इधर आना, ये पत्थर है, ये करता था। तो उसने अपना नाम अशफाक बताया, जो कि झूठा नाम है, फेक नेम है। मैंने बोला कि इतनी ताकत कहां से आती है कि तुम लोग 2-2, 3-3 घंटे पत्थर? यार कोई भी नहीं फेंक सकता। जो बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन है, वो 4 ओवर क्रिकेट के फेंक के, वो तो उसकी जीभ बाहर निकल जाती है, वो पानी पी के रेस्ट करता है कोने में। उसने अपनी जेब से पुड़िया निकाली और ये देखो, कश्मीर में बहुत ज्यादा ड्रग की प्रॉब्लम रैम्पेंट है। रैम्पेंट है।
डी रेडिकलाइजेशन और डी एडिक्शन, दो चीजें आपको कश्मीर में करनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं कश्मीर में। दो बातें आपने बताई हैं अभी कि एक जो स्ट्रेंथ दिखाएगा वो कश्मीरियों को कमांड करेगा, सेंटिमेंट है उनका। देखो मैं डेरोगेटरी नहीं बोल रहा हूं, जो कह रहे हैं उनका भी कहना है, हर साइकी होती है किसी भी एक कम्युनिटी की, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ताकत दिखाएगा उसको मानेंगे वो। ये ह्यूमन नेचर है। हाँ। ये ह्यूमन नेचर है। कल अगर कोई नेता, हम क्यों बात करें कश्मीर की, यही आज की तारीख में क्यों लोग योगी आदित्यनाथ जी को एडमायर करते हैं? स्ट्रेंथ, ताकत, लॉ एंड ऑर्डर। यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कायम करेगी, यहां पे कोई बदतमीजी नहीं होगी। स्ट्रेंथ है ना, योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेंथ है, लोग इज्जत करते हैं। कश्मीर में एक दूसरे लेवल पे स्ट्रेंथ देख सकते हैं हम लोग। यहां पे एक पॉजिटिव है, वहां पे कभी कभी क्या हुआ, पास्ट में नेगेटिव भी गया कि अपनी मनमर्जी का कर लेता है, ये बादशाह है। जब उसको लुढ़काया कुर्सी से अमित शाह जी ने, अमित शाह बिकेम द सुपरस्टार ऑफ कश्मीर। ये सच्ची बात है, ये लोग बताएंगे नहीं आपको, लेकिन वहां पे वो जो स्ट्रेंथ है, whoever कैन शो स्ट्रेंथ इज रिस्पेक्टेड। वो कोई फिल्मों में कहते हैं क्या, सरकार से बड़ा गुंडा नहीं होता कोई, अपने पे आ जाए तो। हाँ, तो वो करना पड़ेगा। वो संस्कृत में वर्चस्व बोलते हैं ना, दैट इज द गेम इन कश्मीर। ठीक है, एक तो ये स्टेट बात, पावर, स्टेट पावर आपको दिखानी पड़ेगी। स्टेट पावर की जो फ्यूरी होती है उससे आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। सब करो लेकिन आप, मैं दूसरी डेवलपमेंट बात के लिए है, सब कुछ करोगे, मैं- लेकिन ये शर्त है कि भाई सर यू हैव आपको इन बाउंड्रीज में रहना है। सर यू हैव फंडेड द हुरियत। आपने हुरियत को इतने साल फंड करा, हजारों करोड़ रुपए आपने हुरियत को दिए। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा कश्मीर में, ताकि हुरियत डायरेक्टली वायलेंस की बात नहीं करती थी, वायलेंस को एनकरेज करती थी। हुरियत वाज क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी एजेंसीज, हुरियत को तो उन्होंने क्रिएट करा। लेकिन आपने सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात करी। प्रेशर कुकर की सीटी से हवा निकलती रहनी चाहिए, प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। अगर कभी प्लेबिसिट होता है तो ये लोग फिर, इनको हमने पैसे खिलाए हैं, ये कश्मीरी आवाम को बोलेंगे कि प्लेबिसिट हो रहा है, भारत के लिए आप वोट दोगे। ये आपने माइंड तैयार करा। मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने बोला कौन सा प्लेबिसिट, कौन सा माइंड, हटाओ इसको, एवरीथिंग इज गुड। ठीक बात है, इट इज द कोई बात है, आपने ख्वाब तोड़ दिया ना, क्या ड्रामा है यार ये। हाँ। जो असल चीज है वो बताओ, वैसे रहो। बिल्कुल नहीं, देखिए एक बात यह है कि हम लोग जितना डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये सब सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, लक्षण जो है। आपको अगर इस समस्या की गहराई में जाना है तो पहले आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा, जिसका इन्होंने जिक्र किया, रेडिकलाइजेशन। बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में अल-तक़िया, कि जब आप विरोधियों दुश्मनों से घिर जाओ तो भाईचारे की बात करो। ये बाकायदा स्टैब्लिश जो है सिद्धांत है। मैंने वही तो पूछा था सर आपसे, कि ये इनसे पूछा ना कि वो अचानक से ऐसा क्या हो गया, पत्थर फेंकने वाला तिरंगा लेके आ गया। ये जो आप बात कह रहे, सवाल पूछ रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही सवाल सरदार पटेल ने लखनऊ के झंडे वाला पार्क की सभा में पूछा था कि भाई उत्तर प्रदेश के ही तो मुसलमान सबसे ज्यादा थे जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और वही नहीं गए। तो बोले, किसी ने सवाल किया था कि मुसलमानों को जो है राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त नहीं समझा जा रहा है, उनको राष्ट्र विरोधी माना जा रहा है। उनका रात भर में क्या हो गया, कैसे दिल बदल गया? कल तक पाकिस्तान मांग रहे थे, कल पाकिस्तान मांग रहे थे, आज राष्ट्रवादी हो गए, राष्ट्रभक्त हो गए, ये कैसे हो गया? तो हमको कोई गलतफहमी नहीं है। सरदार पटेल को कांग्रेस के अंदर ही माना जाता था कि मुसलमान विरोधी है। एक बैठक से उठकर चले गए कि अगर मैं मुसलमान विरोधी हूं तो मेरे यहां होने का मतलब क्या है। और सबको मालूम है कि सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर ऐसे कुछ ही लोग थे जो चाहते थे कि पूरी आबादी का फुल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल, कि अगर धर्म के आधार पर दो देश बन रहे हैं तो फिर पूरा काम हो, आबादी की अदला बदली होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने तो लिखा है, और डॉक्टर अंबेडकर को एक बार छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन थे वो भी, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा है कि दुनिया में दो ऐसे मजहब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जिनके साथ अगर आप भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ एक शर्त है कि आप इनके मजहब को कबूल कर लीजिए, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। और बंटवारे के लिए जब मांग हुई तो कहा भी यही गया, तर्क भी यही दिया गया मुसलमानों की ओर से, मुस्लिम संगठनों की ओर से, मुस्लिम लीग की ओर से, कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते और कोई समस्या नहीं है,
हम दोनों अलग हैं, हम साथ नहीं रह तो फिर आपने जहां से शुरू किया था कि सिम्टम की बात नहीं, बीमारी की बात करो, कश्मीर इज मुस्लिम डोमिनेंट 95%, 97%, हाँ 97% 97% के करीब तो वैली मुस्लिम है कश्मीर। हाँ वैली वही है, और वही है ना प्रॉब्लम। तो लद्दाख में प्रॉब्लम है नहीं, जम्मू में है नहीं। तो अभी क्यों शांति है वहां पर? स्टेट पावर आपने कहा, इन्होंने कहा स्टेट पावर दिखानी पड़ेगी, वही एक तरीका है ना। अब और फिर जो आप कह रहे हैं जो बीमारी है वो तो अंदर है ही, लेकिन आप ताकत दिखाते हो तो वो दब जाती है। आप ढीले पड़ोगे तो वो चढ़ाव के सामने आ जाएगा। इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि ये कि अच्छा कि आज ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है इसको बाबा। अगर आप परमानेंट मानने की गलती करेंगे हाँ। तो फिर आपको धोखा मिलेगा। तो फिर हम चुनाव क्यों करा रहे हैं? चुनाव तो कराना ही है डेमोक्रेसी में। आपको बिना चुनाव के तो कोई व्यवस्था ऐसी हो नहीं सकती जो चुनाव के तहत जब आप 370 और खत्म कर आपको- सकते हो। नहीं ऐसा नहीं, नहीं हो इंटरनेशनल सकता। प्रेशर बहुत दूसरी ज्यादा है। चीज, इंटरनेशनल प्रेशर ना भी हो तो डेमोक्रेसी में तो चुनाव तो आप कराएंगे ही ना। और आप फिर हैरान आ होंगे जाएंगे सौरभ, वही- सौरभ मैं आपको एक मजेदार चीज फिर बताऊं। वही फारूक अब्दुल्ला, फिर वही महबूबा मुफ्ती, वही लौटेंगे ना। आपके नाक के हटा लिए जाएंगे, जेलों से लोगों को रिहा करने के लिए दो कहा चीज जाएगा। सुनिए। पहली बात तो ये है कि सरकार के एक बड़े व्यक्ति का ये कहना था, और ये फैक्ट था, कि जिस दिन चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा था, उस दिन भी चाहे अब्दुल्ला परिवार हो या फिर मुफ्ती हो, उस दिन सुबह भी वो मना कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर नहीं आ रहा है, मीडिया ऐसे ही दिखा रहा है। उनको ये भरोसा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा। और 10 बजे 11 बजे तक मेरी बात हुई थी वहाँ से जम्मू कश्मीर में। वो लोग कह रहे थे कि नहीं आप लोग तो ऐसे दिखा रहे हो, चुनाव तो होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार कुछ और कह देगी। हुआ वैसे ही स्टेटहुड के बारे में लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, स्टेटहुड भी आएगा। इसमें सरकार के टॉप लेवल से हमें ये बताया गया कि इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी चीज़ जो क्लैरिटी दी गई है वो ये कि आतंकवाद को लेके, सेपरेटिज्म को लेके, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। राज्य में चाहे किसी की भी सरकार आए, उसमें उस स्टैंड में केंद्र सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं होगी कि वहां पे आप पुराना दौर नहीं लौटेगा। पुराना दौर नहीं लौटेगा। और अभी आप देखें तो जिससे लोकसभा चुनाव में 53% वोटिंग, जमात के लोगों का इस प्रक्रिया में शामिल होना अपने आप ये बताता है कि भारत सरकार की जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा नीति है वो सक्सेसफुल है। भाई समस्या ही क्या थी? जमात तुम के लोगों ने भारत के जमात संविधान में अपने मानो लोग ना। खड़े किए हैं इस बार से। हाँ, तुम संविधान की बात मानो, चुनाव लड़ो, जीतो। इंजीनियर की भी अगर बात होती है तो इंजीनियर ने क्या शपथ ली? भारत के संविधान की शपथ। वही, लेकिन सर वो शपथ राशिद कोई इंजीनियर मतलब नहीं आप वो शपथ ले रहा है, उसके लिए उस शपथ का कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी मानता ही नहीं अपने आप को इंडियन, मान ही रहा है ना, तो भाई आगे आज झुक रहे हो ना। पहले तो उस संविधान की कॉपियां फाड़ते थे, वो और आपके जो सिस्टम में आना चाह रहा है, सौरभ, लेकिन वो रहेगा तो वही आदमी। सौरभ जी एक बात सौरभ बोलूं उसमें छोटी एक चीज और आपको बताऊं, जो बड़े बड़े नाम सर, आप आगे। सोचते हैं ना कि ये सेपरेटिज्म या अलगाववादियों के सिस्टम में 2 मिनट की मुलाकात के लिए जैसे तरसते हैं, आपको हैरानी होगी हो जान के। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा स्पाइन हो या कुछ हो। हाँ, ले दो अपने आप को, वो फिर वो हो गया पूरा इंडियन हो इट विल जाएगा टेक वो। टाइम। नहीं, तुरंत नहीं हो सकता, रातों रात नहीं हो सकता, तुरंत नहीं हो सकता। लेकिन सारे जम्मू कश्मीर को वैसा सोच लेना ये भी नहीं है। ठीक है, नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, घाटी की बात हो रही नहीं, घाटी में भी सारे घाटी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लोग शहीद है। हुए बहुत बहुत आतंकी गलत घटनाओं में। फहमी है। ये उसी तरह का तर्क है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार हुआ है, वहां भी तो विस्फोट होते हैं। ये तो आप कह रहे हैं मस्जिद कि में आप कह रहे हैं विस्फोट पूरी होते हैं। घाटी की सोच ऐसी है। आप ये बात फिर हम कह रहे हैं कि ये इस्लाम की बात है, घाटी की और किसी राज्य की, किसी देश की बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि वहां भी ऐसे एलिमेंट हैं जो बिल्कुल, मतलब वो चीज़, प्रो हाँ, इंडिया है ही। बिल्कुल। और वो आबादी अच्छी है, ये अलग बात है कि डोमिनेंट वो नहीं होता है, क्योंकि अगर एंटी सोशल एलिमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे तो बैकफुट पे आ जाते हैं। दूसरी चीज की सरकार भी ये नहीं मानती, मौजूदा सरकार, कि कश्मीर की समस्या में कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है। अच्छा ठीक है सर जरा सा यही जो बात हम कर रहे हैं इस पर एक आपका रिएक्शन। फिर मुझे पीओके की बात करनी है। भविष्य क्या दिख रहा है वो कश्मीर का? मैं आपको बताता हूँ, अल्लामा इकबाल का एक शेर है। किसका नाम ले दिया सर आपने? मैं बता रहा हूँ, शेर तो उसी का है। शेर तो उसी का है कि जब मजहब से हो सियासत जुदा, तो जो बचता है वो है चंगेजी। यानी कि जब आप मजहब और सियासत, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करते हैं, देन व्हाट रिजल्ट्स इज द रूल ऑफ चंगेज खान। यानी कि ही बिलीव्स इन इस्लाम एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राइट? अब इशू ये है कि अगर ये सच है तो इट इज द एब्सोल्यूट एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, क्योंकि सेक्युलरिज्म में तो ऐसा होता नहीं है, राइट? कहने की बात यह साहब कि घाटी में जो हो रहा है ना आज की तारीख में, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये एक चीज नहीं है। ये प्याज होता है ना, प्याज की परत आप निकालते हैं, छिलका दर छिलका आप प्याज ढूंढते हैं, बाद में पता लगाता है कि सौरभ जी वही प्याज था जो छिलके उतर चुके हैं ना। देयर इज नो प्याज, ये छिलके ही प्याज है। ये है कश्मीर। आपको लग रहा था कुछ और निकलेगा? हाँ, वो वही प्याज है, छिलके ही प्याज है। ऑलराइट, ठीक है। अब सर पीओके की नहीं, बात नहीं, करें। आप दुनिया भर में देखिए ना, 54-55 इस्लामी देश हैं
कहीं एक में भी डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी और इस्लाम ये दोनों साथ चल ही नहीं सकते सर। लेकिन ये डेमोक्रेसी आपका भी तो, और- मैं कह रहा हूं, ये भारत का भी तो एक टेस्ट है ना। भारत में आपके पास एक ही राज्य है जो मुस्लिम बहुल है, कश्मीर। अब आपको उसको चलाना है ना। नहीं, हमको इससे कोई एतराज नहीं है कि आप चुनाव करा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि पीस इज परमानेंट। हाँ, ऑलराइट, समझ में आया। अब जरा पीओके की बात, जैसे कश्मीर के लोगों का आपने जिस मुगालते में वो जी रहे थे उससे आप उनको बाहर लाए। 370 कुछ नहीं है, ये अंग्रेजी वाली ब्रिगेड, आजादी वाली ब्रिगेड जो है उसको भी आपने बता दिया यही है, और तुम आजाद ही हो, भारत में हो, आजाद नागरिक हो तुम। ऐसे जो हम लोग पीओके की बात करते हैं ना सर, इसका भी थोड़ा मिथ, आज इसका भी फैक्ट बताया जाए। ये हमको भी अफीम पिलाई जा रही है क्या पीओके की? एक दिन पीओके आएगा, एक दिन पीओके आएगा, एक दिन कश्मीर यूनाइट होगा। अफीम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं उस तरीके से नहीं आएगा। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि नदन कमांड को बोलेंगे कैरी ऑन 90 डिग्रीज मुजफ्फराबाद, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डेजोनेंस है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग खिलाफ हैं पाकिस्तानियों के, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है दैट इज एसेंशियली अ पंजाबी आर्मी, और उन लोगों ने वहां पे जितनी लूट खसोट मचाई है, ये वही काम करते हैं जो चीनियों ने तिब्बत में करा है। इन्होंने कश्मीरी लड़कियों की शादी करवा दी पंजाबी फौजियों से। आपको पता है 98% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एक वेरिएशन ऑफ पंजाबी, मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी नहीं बोलते, लेकिन इट इज अ वेरिएशन ऑफ पंजाबी। इट इज अ वेरिएशन ऑफ पंजाबी। इतना ज्यादा डाल दिया है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि यार घाटी में आतंकवाद हो रहा है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने बालाकोट करा, शांति क्यों नहीं हो रही? शांति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप जब तक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को अटैक करेंगे कभी शांति नहीं होगी। जब तक पाकिस्तानी गांवों में पाकिस्तानी पंजाबी फौजी की लाश ना पहुंचे, वहां पे मातम ना हो, जब तक पाकिस्तानी फौज को यह ना बताया जाए कि यहां पे एक कप्तान गिरा है ना तो तुम्हारे यहां मेजर गिरेगा, यहां मेजर अगर यहां पे वीरगति को प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे यहां कर्नल गिरेगा, तब तक हम लोग क्या होता है कि हमारे कर्नल साहब चले जाते हैं, हम 3 आतंकियों को मारते हैं और हम बोलते हैं साहब हिसाब बराबर हो गया। आपको सौरभ जी मंजूर है ये हिसाब? बिल्कुल नहीं। वो 2 कौड़ी का आतंकवादी, 2 कौड़ी का आतंकवादी, क्या औकात है उसकी? हमारा यहां पे फौज का अफसर, फौज का बहादुर जवान, हमारा भाई चला जाता है। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव ना पहुंचे तब तक आपको कभी शांति आप नसीब नहीं होगी कश्मीर में। आज से 100 साल के बाद, यू नो हाउ मेनी मदरसास दे हैव इन पाकिस्तान? लाखों की तादाद में मदरसे हैं। अगर हर एक मदरसा सिर्फ एक लड़का भेजे कश्मीर, ये अगले 100 साल तक भेज सकते हैं। वो भेज ही रहे हैं, लगातार आते रहते हैं, वो तो आप मारते रहते हो, आते हैं कॉकरोच की तरह है जी। कॉकरोचेस मारो, एक मारो 10 आते हैं। पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं मेजर साहब? सर मैं एक मिनट इंटरप्ट कर दूं सर बस। आपने कहा इलाज है पाकिस्तान आर्मी को दर्द दो, जी, उसको दर्द नहीं दोगे तब तक बंद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं बंद। टेररिज्म की कॉस्ट बढ़ और पीओके अगर आएगा तो पाकिस्तान के अपने किए से आएगा, अपने किए से आएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, हम लोग पाकिस्तानी आर्मी को खत्म कर सकते हैं पीओके में, लेकिन पाकिस्तानी इलाके में आज की तारीख में जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड इलाका है पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पे तो पूरी पीएलए बैठी हुई है, दैट इज द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सीपैक कहां से आ रहा है अंदर? आपके गिलगिट से तो आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइनीज फौज बैठी है पीओके में, और चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज है पीएलए के। ये जितनी भी कंपनी है, ये हुआवी करके ऐसी कोई चाइनीज कंपनी, हुआवी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। हाँ, इसके पीछे कौन है? इट इज पीएलए, चाइनीज इंटेलिजेंस। चाइनीज तो इंटेलिजेंस। फिर नहीं, तो फिर आप वैसे भी फिर वहां जितना भी डिसकंटेंटमेंट हो, लोग कितने भी खफा हो पाकिस्तान से, जब चाइना ही बैठ गया तो फिर आप कैसे लोग? चाइना तो बलोचिस्तान में भी बैठा है, ठोक रहे हैं ना चाइनीज को, ठोक रहे हैं ना। सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही है ना बलोचिस्तान में, मार रहे हैं कम 130 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, मारे ना। यही चीज गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली है कि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। वो कौन है कि खुद भगाएंगे पाकिस्तानियों को और चीनियों को? अरे पीछे पड़ जाएंगे। वो तो बलोचों की किस्मत खराब है कि इन बलोचिस्तान बलोचारा माइनॉरिटी, उधर मेजॉरिटी पश्तून पॉपुलेशन है। बलोचिस्तान में बलोच 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास इस बलोचिस्तान, और वहां पे खुद वो अपने राज्य के अंदर नाम बलोचिस्तान है, खुद माइनॉरिटी है। वरना कब का निपटा चुके होते वो लोग पाकिस्तान। सर पीओके मतलब हम लोग अच्छा कई बार आर्मी के सीनियर अफसर से, जनरल साहब वगैरह से पूछते हैं ना, सर पीओके आएगा, मुझे अपने आर्मी के अफसर का जवाब बड़ा ठीक लगता है, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, वी जस्ट नीड अ कमांड। सरकार जैसा कहेगी वो यही बोल सकते हैं, वो यही बोलेंगे, सरकार हमें आदेश का इंतजार है, और वो आदेश कभी आना नहीं। नहीं, पाकिस्तान या आएगा जिस तरह से कर रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में मेजॉरिटी शिया मुसलमानों की है। धीरे धीरे उन्होंने सुन्नियों को बसाना शुरू किया और उसको वो जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल रही है।
गिलगिट बाल्टिस्तान सिर्फ हमारे पास होता तो आज हमारी चीन से कोई सीमा ना होती, हमारी सीमा तिब्बत से होती। तो और उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज वो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन वही अटल जी की बात है कि जब उनसे पूछा जाता था कि पीओके लेंगे कभी, हाँ, तो उनका जवाब होता था कि जमीन आएगी तो लोग भी आएंगे। इसका हल क्या है? आपका आपने कह रखा, आप मानते हो कि आपका है सर, तो फिर सभी आपका है, बिल्कुल मानते लोग भी हैं, आपके हैं, जमीन और भी हो आपकी है। सकता है हो भी ऐसा। हाँ। लेकिन वो मतलब एक और समस्या होगी, एक समस्या हल होगी, एक नई समस्या पैदा होगी। ये वो ऑर्डर कभी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, सरकार के स्तर पर कभी नहीं आएगा। निश्चित तौर पर कभी नहीं आ सकता। और उसमें तो फिर पीओके कैसे आएगा? बीच में एक दो ऐसा बयान आ भी गया था, तो आपको याद होगा कि बाद में फिर सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ा। वो किसी मंत्री ने कुछ बोल दिया था ऐसा, तो उसमें बहुत कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन बाकी जो वहाँ पे हालात हैं वो ज़रूर ऐसे हैं कि वहाँ पे लोकल लेवल पे इतना ज़्यादा असंतोष है, खासतौर पे जब वो कंपैरिजन। सर आपको इंटरव्यू तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा ना। बांग्लादेश भी तब तक नहीं बना जब आपने फौज नहीं भेजी। वहां भी खूब अंदर क्रांतिकारी लोग थे। तो सपोर्ट अभी पर्दे के पीछे से हो सकता है हो रहा होगा, पर्दे के सामने से बाद में हो सकता है हो जाए। निश्चित रूप से होगा। नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मतलब इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अभी उसमें तुरंत तो कुछ नहीं होना है सर, उसमें तुरंत तो कुछ नहीं होना है। तो ठीक है, इंतजार कीजिए, पीओके भी आएगा 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 आएगा। कश्मीर के हालात आपने अब जो है बता ही दिए। मेरे ख्याल से बहुत खुल के हम लोगों ने बात कर ली। सब लोग जो बैठे हैं कश्मीर को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने तो सर्व किया है वहाँ पे, और देवेंद्र कश्मीर आते जाते रहते हैं, और प्रदीप जी तो हमने बताया ही आपको, ये इतिहासकार भी हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं जो वो जानते नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, एक बार फिर बहुत मजा आया आपसे बात करके। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया जन्नत की हकीकत बताने के लिए हमको, और देवेंद्र जी ने ताज़ा हालात आपको बताया। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।